नमस्कार, मैं हूं प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद पांडे, निदेशक अनुवाद अध्ययन एवं प्रशिक्षण विद्यापीठ इग्नू नई दिल्ली। आज की चर्चा का विषय है राष्ट्रीय आंदोलन और रूसी साहित्य का अनुवाद। तो चर्चा आरंभ करते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन और रूसी साहित्य का अनुवाद। चर्चा के प्रमुख बिंदु हैं राष्ट्रीय आंदोलन का साहित्यिक परिप्रेक्ष्य, बोल्शेविक क्रांति यानी रूसी क्रांति, बोल्शेविक रेवोल्यूशन यानी रशियन रेवोल्यूशन, आधुनिक रूसी साहित्य, सामंतवाद, समाजवाद और रूसी साहित्य। साम्यवाद मतलब कम्युनिज्म, सोशलिज्म और रूसी साहित्य। रूसी लहर, रशियन फीवर के नाम से जिसे हम जानते हैं, मार्क्सवाद का साहित्य पर प्रभाव और साहित्य विचारधारा तथा स्वतंत्रता आंदोलन। तो चर्चा आरंभ करते हैं। चर्चा का पहला प्रमुख बिंदु है राष्ट्रीय आंदोलन का साहित्यिक परिप्रेक्ष्य, लिटरेरी पर्सपेक्टिव ऑफ नेशनल मूवमेंट। जब हम राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन की बात करते हैं तो जैसा हम जानते हैं कि ये अंग्रेजी शासन व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह और स्वराज, स्वतंत्रता तथा स्वशासन की सेल्फ रूल, सेल्फ डिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस और स्वराज की भावना, इन सब से प्रेरित प्रभावित होकर के आंदोलन चल रहा था और 1857 से ही ये राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम शुरू हुआ था। उसके कई पड़ाव देखे गए हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम ने की 1885 में, और उसके अंतर्गत जो राष्ट्रीय नेतृत्व के स्तर पर भारत के नेता, विचारक, चिंतक उससे जुड़े, धीरे धीरे उन्होंने नेतृत्व शुरू कर दिया और उनके नेतृत्व में भी आंदोलन होने लगा। इसके साथ साथ कई तरह की लहरें समाहित हुई उसमें, जिसमें साम्यवादी चेतना के लोग थे, कम्युनिस्ट माइंडसेट के थे, सोशलिस्ट माइंडसेट के थे, और उसके अलावा नेशनलिस्ट मूवमेंट से जुड़े हुए राष्ट्रवादी चेतना के लोग थे, गदर पार्टी के लोग थे, हिंसक तरीके से, क्रांतिकारी तरीके से भी आंदोलन को गति देना चाहते थे, स्वतंत्रता हासिल करना चाह रहे थे। इन सभी परिप्रेक्ष्यों में हमने राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन के स्वरूप को देखा। हम जानना चाहते हैं कि 20वीं शताब्दी में ये क्या स्थितियां थी, कैसे ये मोड़ आए और साहित्यिक परिप्रेक्ष्य उसका क्या था। तो लिटरेरी पर्सपेक्टिव ये था कि हम विदेशी साहित्य का भारतीय भाषाओं में अभिग्रहण कर रहे थे, रिसेप्शन कर रहे थे, और भारतीय साहित्य का विदेशी भाषाओं में अनुवाद भी हो रहा था। अंग्रेजी शासन व्यवस्था के द्वारा भी हो रहा था, और स्वतः भारतीय साहित्यकार भी अपनी रुचि, प्रेरणा और अपने उपयोग को ध्यान में रखते हुए उसका अनुवाद कर रहे थे। तो राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम का जो 20वीं शताब्दी का पहला और दूसरा दशक है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण इस दृष्टि से कहा जा सकता है कि उस दौर में इनोवेटिव, रिवोल्यूशनरी माइंडसेट के लोग भी जुड़े, और उसके साथ साथ उसमें ऐसे नवोन्मेषकारी, परिवर्तनकारी, क्रांतिकारी, चेतनाधर्मी और स्वराज, स्वतंत्रता के पक्षधर, उदारवादी चेतना से जुड़े हुए लोग, विभिन्न विचारधाराओं के जुड़े हुए लोग उसके साथ जुड़े, और खासतौर से ऐसे साहित्य पढ़ करके उनमें इस तरह की चेतना जागृत हुई। चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, महात्मा गांधी हो, या फिर अंबेडकर हो, यहाँ तक कि जिन्ना हो, सब लोगों ने विदेशी साहित्य का गहन पाठ विश्लेषण किया। राजेंद्र प्रसाद जी हो, और उसके आधार पर उन्होंने भारतीय शासन प्रणाली में बदलाव की कोशिश की और स्वतंत्रता की कामना
करने के लिए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े। साहित्यिक स्तर पर यह देखा गया कि साहित्यकारों ने अपने विचारों के अनुरूप उन रचनाओं को ग्रहण किया, उनका पाठ किया और उन रचनाकारों की प्रेरणा और प्रभाव के कारण अपने साहित्यिक रचना धर्मिता को आगे बढ़ाने की कोशिश की। तो प्रथम विश्व युद्ध और भारतीय स्वाधीनता आंदोलन को भी इससे जोड़ करके देखा जा सकता है। जैसा हम जानते हैं 1914 में प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ। 1914 से 1918 तक ये चला और उस समय क्योंकि भारतीय सेना अंग्रेजी शासन व्यवस्था के अंतर्गत कार्य कर रही थी, तो भारत के लोग भी अंग्रेजों के साथ जुड़ करके अंग्रेजी सेना का हिस्सा बन करके और जिस मित्र राष्ट्र की सूची में अंग्रेज शामिल थे उसी के साथ लड़ करके वे आगे बढ़े और उन्हीं के साथ जुड़े और उनके ही समर्थन में आवाजें उठाई। ये शायद व्यवस्था थी या उस समय की रणनीतिक स्थिति थी। लेकिन इसके साथ साथ ये भी देखा गया कि 1906 में 1905 तक गरम दल के लोगों का एक्सट्रीमिस्ट जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में, उनका कोई ज्यादा महत्व नहीं था। उन्होंने अपनी जगह कायम नहीं रख की थी, उन्होंने अपना प्रभाव और वर्चस्व नहीं बनाया था। लेकिन 1905 के बाद से 5 से 19 तक का जो दौर है वो एक्सट्रीमिस्ट, जिसमें बाल गंगाधर तिलक मानते थे कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, ये सब जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के लोग थे, उन लोगों ने अपना वर्चस्व कायम किया और उनको लगा कि क्रांतिकारी तरीके से और विनम्रता से नहीं बल्कि आक्रामक तरीके से एग्रेसिव होकर के ही स्वाधीनता प्राप्त की जा सकती है। राष्ट्रीय आंदोलन में उन्होंने अपनी प्रमुख भूमिका इस दृष्टि से निभाई। वैश्विक संवाद और राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में अगर कहें तो जो इंटरनेशनल कम्युनिकेशन डायलॉग होता था, तो राष्ट्रीय आंदोलन के लोग इस दृष्टि से अपनी बात रखने के पक्षधर थे कि हम विभिन्न श्रेष्ठ रचनाकारों को, उनकी रचनाओं को पढ़ेंगे, किनके विचारों से प्रेरित थे। और आगे चल करके हम देखेंगे कि विश्व साहित्य में बहुत प्रभाव जो 20वीं शताब्दी पर डाला गया और दुनिया भर के साहित्यकार, चिंतक, विचारक, आलोचक जिससे अप्रभावित नहीं हो सके, यानी जिनका प्रभाव अवश्य उन पर पड़ा, वे 3 विचारक थे, मार्क्स, फ्रायड और डार्विन। डार्विन का विकासवाद का जो सिद्धांत था वो वैज्ञानिक चेतना और मनुष्य के वैज्ञानिक विकास की बात करता है। कार्ल मार्क्स द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की बात करते हैं, वैज्ञानिक चेतना, वैज्ञानिक इतिहास की बात करते हैं। और विश्व साहित्य के पटल पर फ्रायड जो मनोविश्लेषण की प्रवृत्ति के पक्षधर थे, उन्होंने अपनी बात रखने की कोशिश की, तो उसका बहुत प्रभाव पड़ा। साहित्यिक अनुवाद का वैश्विक परिप्रेक्ष्य यह था कि दुनिया भर के साहित्य, विश्व साहित्य की जो कल्पना थी वह थी कि उसको कार्यान्वित कर रहे थे, उसका अनुपालन हो रहा था और ऐसा लगता है कि वो विभिन्न दृष्टियों से बहुत उपयोगी था और उसका संकल्प इस तरीके से किया गया था कि वो साहित्यिक कृतियों का अनुवाद होगा और दूसरी साहित्यिक कृतियों को दूसरे देशों में पहुंचाया जाएगा। तो ये साहित्यिक कृतियों के साथ साथ एक तरह से संस्कृतियों का भी परस्पर अभिग्रहण था, अनुवाद था, संवाद का ये कौशल था। तो इस दृष्टि से इसको देखने समझने की जरूरत है। अब चर्चा का अगला बिंदु शुरू करते हैं। बोल्शेविक क्रांति यानी रूसी क्रांति, बोल्शेविक रेवोल्यूशन रसन रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। बोल्शेविक क्रांति 1917 में घटित हुई थी। इसके जो नायक थे वो लेनिन थे। लेनिन ने जो क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की कोशिश की रूसी समाज व्यवस्था में, वो कार्ल मार्क्स के विचारों से प्रभावित थे। लेकिन कार्ल मार्क्स ने जैसी संकल्पना की थी उसके अनुसार आंदोलन तो और वर्ग संघर्ष की बात, युद्ध का जो दौर था वो तो पूंजीवाद के विरुद्ध होना चाहिए था,
और उसका प्रमुख स्थल इंग्लैंड होता, क्योंकि औद्योगिकीकरण वहां पहुंच चुकी था। रूस में ऐसी स्थिति नहीं थी जो सोवियत रूस है, लेकिन इसके बावजूद लेनिन के नेतृत्व में वहां क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ और क्रांति हुई, और बोल्शेविक क्रांति के रूप में जिसको हम जानते हैं। इतिहास में ये क्रांतिकारी घटना थी जिसमें दो वर्ग की जो संकल्पना थी, कार्ल मार्क्स के सारे विचार उससे प्रभावित होकर के, और ये क्रांतिकारी परिवर्तन देखा गया। रूसी क्रांति की पृष्ठभूमि के विषय में थोड़ा समझना जरूरी है। रूसी क्रांति की पृष्ठभूमि ये थी कि सोवियत संघ जो बाद में विघटित हो गया यूएसएसआर, और अब केवल रूस बनकर रह गया है, उसके विभिन्न क्षेत्र उससे अलग हो गए हैं। उसका जो आधार था उस पर स्थिति ये थी कि जारशाही व्यवस्था उस पर कायम थी, और वहां एक अधिनायकवाद था, और जो वंशानुगत तरीके से शासन व्यवस्था चल रही थी वह क्रूर अमानवीय थी, जिसमें गरीबों, वंचितों, दलितों का अर्थ जाति व्यवस्था से संबंधित नहीं बल्कि आर्थिक सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए विशेष कोई स्थान नहीं था। वो एक हाशिए पर धकेल दिए गए लोग थे, किनारे कर दिए लोग थे। और एक तो वो स्थिति थी, उनमें परिवर्तन की आकांक्षा थी। दूसरी स्थिति आई मार्क्सवादी विचारधारा का प्रभाव। और मार्क्सवाद कब आया? जानते हैं कि मार्क्सवादी चेतना सिर्फ कार्ल मार्क्स से नहीं शुरू होती है। वो जो फैबियन समाजवादी चेतना कार्ल मार्क्स से नहीं शुरू होती है, उसके पहले भी उसकी पृष्ठभूमि थी। गिल्ड सोशलिज्म था, फैबियन सोशलिज्म था, इन सब पर भी विचार किया जा सकता है। और हीगल के विचारों को ग्रहण करके उसको परिवर्तित करने के लिए उन्होंने उसको बिल्कुल यू टर्न लाने की कोशिश उन्होंने की। जो हीगल का आदर्शवाद था उसको बदलने की कोशिश की। इसलिए मार्क्स यथार्थवादी रचनाकार, चिंतक, विचारक के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन इन सब समाजवादी दृष्टियों, विचारों के बावजूद ऐसा लगता है कि 1848 में जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कार्ल मार्क्स और लेनिन ने प्रस्तुत किया था, एक डॉक्यूमेंट था, छोटा सा घोषणा पत्र था, जिसमें दुनिया के मजदूरों को एक होने का आह्वान किया गया था। वहां से वर्ग संघर्ष की स्थिति आई और उनसे प्रेरणा लेकर के रूस में क्रांति हुई। वर्ग संघर्ष और समाजवाद की स्थिति ये थी कि ये माना गया कि दो वर्ग होते हैं, बुर्जुआ और प्रोलेटारिएट। कार्ल मार्क्स की प्रसिद्ध रचना कैपिटल, दास कैपिटल, ये असल में जर्मन भाषा में लिखी गई थी। उसका अनुवाद हुआ अंग्रेजी में और दुनिया की अनेक भाषाओं में। और उसके पहले जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का जिक्र मैंने किया, ये 1848 में। तो वर्ग संघर्ष की जो अवधारणा है, क्लास स्ट्रगल, वहां से उपजा हुआ समाजवाद, सोशलिज्म का जो विचार है, ये कार्ल मार्क्स और एंगल्स के विचारों से उत्पन्न है। और इसकी शुरुआत 1848 के कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो से देखी जा सकती है। इसके बाद दास कैपिटल, कार्ल मार्क्स की प्रसिद्ध रचना है जो जर्मनी भाषा में लिखी गई थी, बाद में उसका अंग्रेजी, रूसी सहित अनेक भाषाओं में अनुवाद हुआ। तो इन सभी पृष्ठभूमियों से, इन सभी विचारों, चेतनाओं से प्रेरित, प्रभावित होकर के वो विचारधारा दिखाई पड़ती है। और उसके प्रभाव के कारण, उसके विचारों के समन्वय से, उनके विचारों के आरोह अवरोह में इन सब की संयुक्त परिणति ऐसी होती है कि वर्ग संघर्ष की अवधारणा और समाजवादी चिंतन, इन सब की पृष्ठभूमि पर बोल्शेविक क्रांति होती है, रूसी क्रांति होती है 1917 में लेनिन के नेतृत्व में। अगला जो महत्वपूर्ण वैचारिक बिंदु है वह है आधुनिक रूसी साहित्य। तो आधुनिक रूसी साहित्य कैसे बनता है, कहाँ से शुरू होता है, उसकी पृष्ठभूमि क्या है? जैसा हम जानते हैं कि उसके जो प्रमुख विचारक हैं उनमें लियो टॉल्स्टॉय को बहुत सम्मान मिला था। लियो टॉल्स्टॉय रूस के थे, यद्यपि वे मार्क्सवादी विचारधारा से जुड़े हुए नहीं थे। उनका जो रचना कर्म है वो आदर्शवादी प्रवृत्ति का था, लेकिन इसके बावजूद कार्ल मार्क्स उनके प्रमुख
प्रशंसक थे। तो लियो टॉल्स्टॉय की रचना धर्मिता हो, व्लादिमीर नोवाकोव, मैक्सिम गोर्की, मायाकोव्स्की, ट्राटस्की, बोरिस पास्तरनाक और दोस्तोयेवस्की ये प्रमुख साहित्यकार हैं। और आधुनिक रूसी साहित्य कुल मिला के मार्क्सवाद के दायरे से जुड़ता है, उसी के साथ विकसित होता है। इनमें अन्य प्रमुख रचनाकारों की बड़ी पंक्ति है, लेकिन उसमें प्रमुख जो और महत्वपूर्ण नाम है वो पुष्किन है। पुष्किन मार्क्सवादी चेतना से विचारों से जुड़े हुए प्रसिद्ध रचनाकार थे। इनके संदर्भ में संक्षेप में कुछ बातें बताना चाहेंगे। लियो टॉल्स्टॉय वास्तव में सहिष्णुतावादी चेतना के वॉर एंड पीस इनकी प्रसिद्ध कृति है, जो विश्व प्रसिद्ध रचना है और इसको एक ऑल टाइम क्लासिक कहा जा सकता है, जो चिरातन विचार और सोच को लेकर के आगे बढ़ती है। व्लादिमीर नोवाकोव एक अन्य प्रमुख विचारक चेतना संपन्न रचनाकार हैं। इनकी प्रसिद्ध रचना ललिता, जिसके लिए नोबेल पुरस्कार भी उनको प्रदान किया गया था। यद्यपि व्लादिमीर नोवाकोव की ये रचना बहुत विवादास्पद भी रही है, क्योंकि राइट टू कंसेंट, एक लड़की को सहमति का अधिकार नाबालिग लड़की को नहीं है, माइनर गर्ल हैज नो राइट टू एक्सटेंड कंसेंट। इस स्थिति को लेकर के इस ताने बाने पर ये उपन्यास लिखा गया, लेकिन चेतना और विचार से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैक्सिम गोर्की पूर्णतः मार्क्सवादी चेतना से संपन्न रचनाकार हैं। उनकी रचना में सिर्फ यथार्थ दिखाई देता है और वो सामाजिक परिवर्तन, गरीबों, मजदूरों के पक्षधर थे। और मायाकोव्स्की पूरी तरह से मार्क्सवादी विचारक चेतना संपन्न थे और वे क्रांति के पक्षधर थे। पूरी तरह से युद्ध और वर्ग संघर्ष में विश्वास करते थे। वे मानते थे कि साहित्य भी उसी तरह से निर्मित होना चाहिए, लिखा जाना चाहिए, जैसे मार्क्सवादी चेतना बताती है। ट्राटस्की का तो यह मानना था कि आर्ट इज ए हैमर, हैम्परिंग करने की कोशिश की जानी चाहिए। कला एक हथौड़ा है, कला को हथौड़े की तरह इस्तेमाल में लाने की कोशिश होनी चाहिए। यानी कला में विचार प्रमुख हो, चेतना, संघर्ष, युद्ध की स्थितियां हो, और जो दलित, शोषित, उपेक्षित वर्ग है, जिसे कार्ल मार्क्स के शब्दों में कहें प्रोलेटारिएट, वो प्रोलेटारिएट जो है बुर्जुआ पर आक्रमण कैसे कर सकता है, ये साहित्यिक रचनाकारों ने साहित्य के माध्यम से बताने की कोशिश की, उनमें चेतना जागृत करने की कोशिश करते हैं। बोरिस पास्तरनाक रूस के प्रसिद्ध रचनाकार हैं। उन्होंने जो रचनाएं लिखी हैं वैश्विक स्तर पर कला की दृष्टि से भी श्रेष्ठ है और विचारधारा की दृष्टि से। दोस्तोयेवस्की तो ऐसे चिंतक हैं जो कहते हैं कि ब्यूटी कैन सेव द वर्ल्ड। ये यद्यपि उस तरह से मार्क्सवादी चेतना से संपन्न रचनाकार नहीं है, लेकिन इनके यहाँ भी यथार्थ को महत्व दिया गया है और ये उनके विचार और विमर्श का एक प्रमुख बिंदु है। अब रूसी विचार धारा और रूसी साम्यवाद के आधार पर जो प्रमुख तत्व हैं उसको समझने की जरूरत है। साम्यवाद यानी कम्युनिज्म, सोशलिज्म और रशियन लिटरेचर, इनका क्या संबंध है, साम्यवाद, समाजवाद और रूसी साहित्य, इसको समझने की जरूरत है। पहले तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि साम्यवाद क्या है। कम्युनिज्म यह मानता है कि एक समानता होनी चाहिए, इक्विवेलेंस होना चाहिए, और इक्विवेलेंस, इक्विटी रादर, और इस इक्विटी में कोई ग्रुप नहीं होना चाहिए, कोई वर्ग नहीं होना चाहिए। और ये कैसे चेतना आती है इसको भी आगे समझाने की जरूरत है। तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, साम्यवादी घोषणा पत्र 1848 में कार्ल मार्क्स और एंगल्स के द्वारा लिखा गया, और इसमें वर्ग संघर्ष को एक प्रमुख स्थान दिया गया, क्लास स्ट्रगल। और वे मानव सभ्यता के इतिहास के बारे में बताते हुए कहते हैं कि ह्यूमन हिस्ट्री हैज बीन स्ट्रगल ऑफ मैनकाइंड, वन क्लास हैज ऑलवेज डिफीटेड द अदर। अब उस व्याख्या में कहते हैं कि मानव का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है, एक वर्ग विजेता रहा है, दूसरा विजित रहा है, ये ऐसा देखा गया है। वे शोषण की अवधारणा बताते हैं कि एक्सप्लॉयटेशन किस आधार पर होता है, तो सरप्लस वैल्यू, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत इस पर आधारित होता है। सरप्लस वैल्यू क्या है?
सरप्लस वैल्यू इज द डिफरेंस बिटवीन ए मैन व्हाट ही रियली प्रोड्यूसेस एंड व्हाट ही रियली गेट्स। वो सरप्लस वैल्यू, अतिरिक्त मूल्य क्या है? वो अंतर है कि इसके बीच में कि व्यक्ति क्या उत्पन्न करता है और क्या वो वास्तव में प्राप्त करता है। यानी कार्ल मार्क्स मानते थे कि जैसे कोई भी कार्य होता है उत्पादन, तो उसके लिए जो श्रमिक है, श्रम है, लेबर, उसकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हालांकि कार्ल मार्क्स के इस विचार से पूरी तरह सहमत हो पाना कठिन है, क्योंकि उसमें कैपिटल का भी बड़ा योगदान होता है, एंटरप्राइज का भी बड़ा योगदान होता है, उद्यम का भी, जोखिम का भी बड़ा महत्व होता है। इसके अलावा भूमि होती है, उसके अतिरिक्त उसमें जो बाजार की भूमिका है वो भी महत्वपूर्ण है। इन सभी बिंदुओं पर विचार करके हम किसी मूल्य का निर्धारण करते हैं, लेकिन उनका मानना था कि मनुष्य जो श्रमिक है वो वास्तव में जितना कार्य करता है उससे ये बात आगे बढ़ती है। विकास की अवस्थाएं, जो स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन काइंड, तो आदिम साम्यवाद जो वास्तविक स्थिति थी कि मनुष्य के विकास की पहली अवस्था ये थी कि वो सभी किसी वर्ग में विभाजित नहीं थे। उस समय पूर्ण साम्यवाद थे। इसको अगर समझने की कोशिश करें तो एंगल्स की किताब है ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट। तो परिवार, व्यक्तिगत संपत्ति और राज्य का उदय, तो वे मानते हैं एंगल्स कि ये असल में जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसकी संकल्पना से आता है। वर्चस्व की अवधारणा, इसके तहत ही फैमिली, परिवार नामक सत्ता आई। आदिम साम्यवादी स्थिति में कोई स्त्री पुरुष किसी परिवार का हिस्सा नहीं था, सभी सामूहिक रूप से रहते थे, तो न उसमें परिवार की संकल्पना थी, न वो कोई वैयक्तिक संपत्ति की, प्राइवेट प्रॉपर्टी की अवधारणा थी। इसलिए राज्य की भी जरूरत नहीं थी। कोई स्त्री किसी भी स्त्री के साथ, पुरुष के साथ संबंध बना सकती थी, या कोई पुरुष किसी स्त्री के साथ। तो ये आदिम साम्यवादी स्थिति थी। तो ना कोई फैमिली का कॉन्सेप्ट था, ना किसी संपत्ति पर किसी का अधिकार था। ये आदिम साम्यवाद की स्थिति रही होगी, ऐसा कार्ल मार्क्स मानते हैं। उसके बाद फ्यूडलिज्म आया, सामंतवाद आया, जिसमें परिवार की संकल्पना आई, जिसमें आधिपत्य की बात आई, जिसमें व्यक्तिगत संपत्ति की बात आई। और उसके बाद उनका मानना है कि पूंजीवादी व्यवस्था, जिसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ और मजदूर वर्ग का उदय हुआ। वे मानते हैं कि ये जब वर्ग संघर्ष होगा तो पूंजीवाद का पतन होगा और साम्यवादी स्थिति आएगी, कम्युनिज्म आएगा। लेकिन कम्युनिज्म आने के पहले दो स्थितियां होगी, एक सोशलिज्म होगा, फिर आखिर में साम्यवाद आएगा। स्टेटलेस सोसाइटी बनेगी और क्लासलेस सोसाइटी बनेगी। ये उनकी अवधारणा थी। अगर उनकी अवधारणा पूरी तरह से क्रियान्वित होती तो ये जो क्रांति की स्थिति है वो इंग्लैंड में आती, क्योंकि वहां पहले ही इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया था, पूंजीवाद का उदय हो चुका था। लेकिन ये स्थिति सोवियत रूस में आई। लेकिन रूसी साहित्य की संरचना पर मार्क्सवाद का विशेष प्रभाव देखा जा सकता है। अब संक्षेप में हम बताने की कोशिश करते हैं कि आइडियोलॉजी और साहित्य की क्या भूमिका है। तो मार्क्स मानते हैं कि एक बेस और सुपर स्ट्रक्चर आधार और के आधार पर अधिरचना होती है। तो जैसा समाज व्यवस्था जैसी रहेगी, यानी शासन व्यवस्था जैसी रहेगी, साहित्य, कला, विचारधारा, फॉर्म ऑफ आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजिकल फॉर्म्स भी वही रहेंगे। और आइडियोलॉजिकल फॉर्म्स के अंतर्गत लिटरेचर भी है, जुडिशरी भी है, और उनके अनुसार जो है न्यायपालिका, कार्यपालिका, विचारधारा, ये सब कलाएं सब उसी के अंतर्गत आएंगी। तो जो शासन व्यवस्था होगी उसी के अनुसार साहित्य भी निर्मित होगा। और उनका मानना है कि अगर साम्यवादी चेतना से प्रेरित प्रभावित लोग होते हैं तो आइडियोलॉजी उसमें आएगी ही। और इसको दिखाने की उन्होंने कोशिश की। हालांकि उन्होंने ये भी बताया कि श्रेष्ठ कलाएं जरूरी नहीं कि वो विचारधारा के सापेक्ष रहे। इसीलिए उन्होंने शेक्सपियर आदि रचनाकारों को उससे बाहर रखा। होमर और इलियड जो है अपनी चेतना के स्तर पर बुर्जुआ वर्ग के होकर के भी उनका वैश्विक मानवतावादी दृष्टिकोण देखा जा सकता है। समानता, स्वतंत्रता, समता,
ये सब मूल्य मार्क्सवादी चेतना से जुड़े हुए हैं और ये सभी मूल्य साहित्य के अंतर्गत लाने की कोशिश की जाती है। मार्क्सवाद का विश्व साहित्य पर क्या प्रभाव पड़ा? वैश्विक स्तर पर व्यापक प्रभाव इसलिए पड़ा क्योंकि दुनिया भर के साहित्यकार एक वर्ग विहीन समाज की संकल्पना, एक यूटोपिया, कार्ल मार्क्स खुद ही उसे एक यूटोपिया मानते हैं, एक संकल्पना जिसका उदित होना, प्रकट होना, रियलाइजेशन होना बड़ा कठिन है, लेकिन ऐसा होता था। साहित्यिक संगठन और मार्क्सवादी चेतना लिटरेरी ऑर्गेनाइजेशन बने, जैसे पीपल्स लिंग्विस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, पीपल्स राइटर्स एसोसिएशन, अखिल भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थिति बनी और रूस में पहला इसका अधिवेशन हुआ। तो भारत में प्रगतिशील लेखक, प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन, पीआरए, नेहरू भी उसमें शामिल हुए थे। और भारत में जब प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई तो 1936 में 35 में पहला जो अधिवेशन हुआ उसमें उसकी अध्यक्षता प्रेमचंद ने की और उसमें उन्होंने प्रसिद्ध वाक्य दिया कि जो लेखक है वो, जो साहित्य है वो समाज के आगे मशाल लेकर के चलने वाला, नेतृत्व करने वाला संगठन होता है। मार्क्सवाद का भारतीय साहित्य पर प्रभाव ये है कि एक दौर था कि इंटेलेक्चुअल होने का अर्थ मार्क्सवादी होना माना जाता था, लेकिन अभी भी बहुत बड़े स्तर पर इस चेतना से जुड़े हुए रचनाकार, साहित्यकार भारत में हैं। रूसी लहर, रसन फेवर का वैश्विक प्रभाव यह था कि जब सोवियत रूस में 1917 में क्रांति हुई तो व्यापक स्तर पर साहित्य का प्रसार हुआ, लोगों में आकर्षण था। सोशल रियलिज्म की जो अवधारणा है वो मार्क्सवादी चेतना से आती है। लूसियो गोल्डमान इसके प्रमुख समर्थक हैं और मार्क्सवादी चेतना में भी कई परिवर्तन आए, देखे गए। मार्क्स जिसमें हम देखते हैं कि लेनिन के विचार, उसके अलावा कॉडवेल के, क्रिस्टोफर कॉडवेल के विचार हैं, माओ से तुंग के विचार, सभी वो साहित्य के विषय में भी और परिवर्तन के विषय में भी बदले हैं। मध्य वर्ग की संकल्पना भी बाद में जुड़ी और किसान पीजेंट्स मूवमेंट जो है ये माओ से तुंग के साथ जुड़ करके आता है। समानता तथा वर्ग संघर्ष की चेतना मार्क्सवाद की प्रमुख विशेषता है। ये सब रूसी साहित्य में दिखाई देता है। क्रांतिकारी चेतना और स्वाधीनता आंदोलन भी उसके साथ जुड़ा है और क्योंकि भारत पराधीन था इसलिए ये विचार बहुत ही उसको रोचक, आकर्षक और अपने हित के अनुरूप लगते थे। तो रूसी साहित्य का वैश्विक स्तर पर व्यापक अनुवाद हुआ, इतना अनुवाद हुआ कि वो रचना, मौलिक रचनाओं को पीछे छोड़ गया और श्रेष्ठतम बनने लगा। साहित्य विचारधारा तथा स्वाधीनता आंदोलन जो आइडियोलॉजी है वो कैसे लिटरेरी राइटिंग को प्रभावित करती है ये देखा जाने लगा और वो साहित्य जो विचारधारा से जुड़ा हुआ नहीं था वो किनारे का मान लिया जाता था और उसे अभिजनवादी, एलिटिस्ट मान लिया जाता था और उसे ज्यादा महत्व उस दौर में नहीं दिया जाता था। भारतीय स्वाधीनता सेनानियों पर भी मार्क्सवाद का बहुत प्रभाव था और उसमें प्रमुख नाम है भगत सिंह। भगत सिंह की चेतना, विचार पर इसका पूरा प्रभाव था। ऐसे बहुत से क्रांतिकारी आंदोलनकारियों को उसके साथ जोड़ करके देखा जाता है। विचार के स्तर पर जवाहरलाल नेहरू भी उससे जुड़े हुए थे। इसके अलावा डांगे, राय, ये सब एमएन राय आज सब लोग जो है उसके साथ जुड़े हुए थे। बहुत भारतीय राजनीति में मार्क्सवादी चेतना का व्यापक प्रभाव देखा जाता है। स्वतंत्रता आंदोलन में रूसी साहित्य की भूमिका ये थी कि व्यापक स्तर पर हिंदी साहित्य ही नहीं भारतीय साहित्य का व्यापक भूमंडल उससे प्रेरित, प्रभावित रहा और बहुत से रचनाकार उसके प्रेरणा के स्रोत बने। तो इस तरह से हमने रूसी साहित्य के संदर्भ में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की चर्चा की और कैसे उससे प्रेरणा, प्रभाव और उसका परिणाम क्या हुआ ये हमने जानने समझने की कोशिश की। विस्तार से विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से मार्क्सवादी चेतना, विचारधारा को भी समझने की कोशिश की। आशा है ये चर्चा आपके लिए उपयोगी रही होगी। आपने ध्यानपूर्वक सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसी अन्य चर्चा के साथ पुनः आपसे मिलते हैं। 1947 में ही हुआ, यानी वो उनकी वेदना, पीड़ा भी कही जा सकती है और देश के विभाजन की त्रासदी को, पार्टीशन का जो दर्द है उसको भी व्यक्त किया जा गया दिखता है इसमें। लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ ये इनकी अन्य एक महत्वपूर्ण रचना है। इसी तरह से शेम
शेम, ये शेम क्या है? शेम एक उपन्यास है, लेकिन ये शेम व्यक्त करता है श्रम